हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें अभी जो हमारा हाल फिलहाल में टॉपिक चल रहा है आर्ट एंड कल्चर का चल रहा है, जिसमें अभी इसके दर्श कला के अंतर्गत आपकी भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय मूर्ति कला और भारतीय चित्रकला के संदर्भ में अभी कवर किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रदर्शनकारी कलाएं, जो कि जिसके अंतर्गत भारतीय नृत्य कला, भारतीय संगीत कला, भारतीय नाट्य कला, भारतीय युद्ध कला एवं परंपरागत खेल के संदर्भ से रिलेटेड संक्षिप्त में इसको कवर किया जाएगा। हमारा टारगेट है कि आपको लास्ट 50 डे में सभी सब्जेक्ट प्रोवाइड कराना है, वो भी इसके स्टैटिक पोर्शन को, कि स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग रहता है तो करंट अफेयर भी से भी क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं आपके करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन दोनों को मिलाकर ही आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो है प्रदर्शनकारी कला है। प्रदर्शनकारी कलाएं जो एक तरीके से होती है उसे परफॉर्मिंग आर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो चीज़ें प्रदर्शित की जाती है, परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि नृत्य हुआ, संगीत हुआ, नाटक या नाट्य शैली जिस तरीके से नाटक किए जाते हैं, भारतीय युद्ध कला, परंपरागत खेल, तो ये जो इस तरीके की शैलियाँ होती हैं वह प्रदर्शनकारी कलाओं के अंतर्गत आती हैं, जिसमें नृत्य कला, संगीत कला, नाट्य कला और भारतीय युद्ध एवं परंपरागत तकनीक इसमें शामिल होती हैं। चलिए तो एक एक करके प्रत्येक का संक्षिप्त में वर्णन करते हैं, जिसमें पहले तो आती है भारतीय नृत्य कला। भारतीय नृत्य कला के संदर्भ में देखा जाए तो यह होता क्या है, मतलब कि एक नृत्य क्या होता है। नृत्य कला एक रूप है जो कि विभिन्न चालों, कदमों, शारीरिक मुद्राओं और मानवीय भावना को प्रदर्शित करती है। जैसे कि कोई नृत्य होता है तो उसमें उनके जो किस तरीके से वो डांस कर रहे हैं, किस मुद्रा में कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में उनकी पूरी एक्टिविटी, जो भी उनकी शारीरिक मुद्राओं की किस तरीके से एक्टिविटी होती है और किस तरीके के भाव प्रदर्शित किए जा रहे हैं। जैसे कि कहते कि इसमें इनके फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, इस डांस में उससे मैच खा रहे थे। तो मतलब कि एक संगीत नृत्य एक ऐसा रूप है जिसमें चालों, कदमों, शारीरिक मुद्राओं और मानवीय भावना का एक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कि भाव को प्रदर्शित एक तरीके से किया जाता है। तो ये भारतीय नृत्य कला के संदर्भ में। अब आता है कि भारतीय नृत्य के विकास की शुरुआत देखी जाए तो इसका धर्म और दर्शन से यह जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि संसार में बढ़ते हुए क्रोध, ईर्ष्या, दुख को देखते हुए ब्रह्मा ध्यानमग्न हुए और नाट्य संगीत की रचना हुई। तो नाट्य संगीत की रचना किस तरीके से मानी जाती है कि जब संसार में बढ़ते हुए क्रोध और ईर्ष्या को, दुख को देखते हुए ब्रह्मा ध्यानमग्न हुए और नाट्य संगीत की रचना हुई। इस तरीके से नृत्य ईश्वर और मनुष्य की आपसी प्रेम को दर्शाता है और भारतीय नृत्य को मुख्यतः दो रूपों में प्रदर्शित किया गया है। एक होता है तांडव नृत्य और दूसरा होता है लास्य नृत्य। तांडव नृत्य जो है वह एक तरीके से उग्र रूप है, जिसको करने वाले को रुद्र कहे गए, जबकि तांडव का दूसरा रूप आनंद प्रदान करने वाला है और इसे करने वाले शिव नटराज के रूप में जाने गए हैं। जो शिव नटराज की जो मूर्ति जो बनाई गई है, जो आपने देखा हुआ है, हमने लास्ट जो हमने चित्रकला का जो चैप्टर कवर किया है उसमें नटराज की प्रतिमा के बारे में बताया हुआ है कि किस अंग को किस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, जिस मुद्रा में है, तो प्रत्येक अंग का वर्णन किया गया है कि ये किसका प्रतीक है। तो उसके संदर्भ में है तो वो एक जो मुद्रा है उनकी, वह एक तांडव के रूप में दिखाई गई है। तो इसमें ऐसे शिव नटराज के रूप में जाने गए और इस तरह के नृत्य जो है वह तांडव नृत्य से सृष्टि के उत्थान और पतन को जोड़ा जाता है। तांडव मुख्यतः पुरुष द्वारा किया जाता है, जबकि लास्य जो होता है नृत्य वह शिवकुमार नृत्य के रूप में पार्वती के रूप में दर्शाया गया है। तो तांडव नृत्य एक तरीके से संक्षिप्त तौर पे समझ सकते हैं कि तांडव नृत्य जो होता है वह रुद्र रूप को दर्शाता है, जैसे कि भगवान शिव का नटराज नृत्य, और इसमें जो लास्य रूप है वह माँ भगवती मतलब कि पार्वती के रिश्ते के रूप में दर्शाया गया है, जो कि एक लास्य नृत्य, एक सुकुमार नृत्य के रूप में भी संदर्भित किया गया है। तो इस तरीके से अब आता है कि नृत्य के रूपों के संदर्भ में देखा जाए कि नृत्य के दो रूप होते हैं। एक होता है शास्त्रीय रूप और दूसरा होता है लोक नृत्य।
मतलब कि दो तरीके से नृत्य देखे जाते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं जिन्हें साहित्य के तय किए गए कड़े मानकों और सिद्धांतों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। जैसे कि भारत में विभिन्न तरीके के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य वो होते हैं जो कि मौसमी बदलाव, फसल कटाई, विभिन्न त्योहार जो स्थानीय स्तर पर मनाए जाते हैं। जैसे कि विभिन्न राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य हैं, मतलब कि प्रत्येक राज्य में वर्षा के समय या फिर जो फसल कटाई होती है उस समय या फिर मौसम में जिस तरीके से बदलाव हुआ तो या जिस तरीके से त्यौहार मनाए जाते हैं तो वो लोक नृत्य के संदर्भ में आते हैं कि उस टाइम पे जो नृत्य किया जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश का अलग लोक नृत्य फेमस है, उत्तर प्रदेश का अलग, हिमाचल प्रदेश का अलग, जम्मू कश्मीर का अलग। तो भारत के जितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो इसमें प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग विशेषता है। तो किस समय पे वहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो उसके संदर्भ में वो नृत्य किया जाता है, तो वो लोक नृत्य कहलाता है। और शास्त्रीय नृत्य जो एक तरीके से होता है उसमें कुछ मानक तय किए गए रहते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो नृत्य होता है वह शास्त्रीय नृत्य होता है। चलिए तो एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, फिर सभी का डिटेल में जानेंगे। फिर लोक नृत्य के बारे में जानेंगे कि किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य फेमस है। शास्त्रीय नृत्य के महत्वपूर्ण रूप में देखा जाए तो इसमें आता है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी या मटका नृत्य आंध्र प्रदेश का है, कथकली जो है वह केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी या उड़ीसा मणिपुर का उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का, कथक उत्तर भारत का और सत्रिया या सत्रिया असम का है। तो अभी प्रेजेंट में एक तरीके से देखा जाए तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य में भारत में है। अब एक एक करके नृत्यों के बारे में देखें क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके ये मतलब कि जो किस तरीके से नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है, किस तरीके से अंगों का प्रदर्शन किया जाता है और किस तरीके की वेशभूषा ग्रहण की जाती है, कैसे भाव व्यक्त किए जाते हैं, तो इनके संदर्भ में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके देखते हैं और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य फेमस है। जैसे कि ये जो भरतनाट्यम है वह तमिल संस्कृति का एकल नृत्य है और ये किसके द्वारा किए जाते हैं, एकल नृत्य है, किसको पुरुष करते हैं या महिलाएं करती हैं या फिर पुरुष और महिला दोनों करते हैं, इनमें भी बड़ा डिफरेंसेस होता है। और एक ये कि कब से प्रारंभ हुए हैं, नृत्यों की जो परंपरा है वह कब से प्रारंभ हुई है। यह तमिल संस्कृति का नृत्य है जो कि मंदिर में नर्तकियों या देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष किया जाता है। आरंभ में देवदासी प्रथा से संबंधित होने के कारण इसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया था, किंतु 20वीं शताब्दी में रुक्मिणी देवी के प्रयासों से इसे पर्याप्त सम्मान मिला हुआ है। भरतनाट्यम में नृत्य एवं अभिनय शामिल होता है और नृत्य में मुख्यतः शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है। नृत्य का आरंभ अलारिपू और अंत जो होता है वह तिल्लाना से होता है। तो आरंभ किससे होता है, अलारिपू से, और जो नृत्य का अंत होता है वह एक तिल्लाना से, वे जो भाव भंगिमा होती है उससे होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कुचिपुड़ी या मटका नृत्य, जिसे मटका नृत्य भी कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य यह आंध्र प्रदेश के कोचेलकुपुरम नामक गांव के पास कुचिपुड़ी कहलाया। यह गीत व नृत्य का समन्वित रूप है। यह भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है। इसके पात्र भगवत मेला कहलाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में पद संचालन या हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व देखने को मिलता है। इस नृत्य की खास विशेषता पीतल के थाले पर नर्तकियों पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है और सिर पर जल से भरे हुए कलश रखे जाते हैं जिन्हें तरंगम कहते हैं। इस नृत्य में यक्षगान परंपरा शामिल होती है। इस तरीके से इस नृत्य की विशेषता है। अब आता है कथकली। कथकली जो है वह केरल में मंदिरों में शास्त्रीय नृत्य की यह शैली विकसित हुई है। यह केरल के स्थानीय लोक नाटक संस्कृत भाषा के कुटियाट्टम तथा कृष्णाट्टम में प्रेरणा स्रोत रही है, जिसमें मौलिक रूप से पौराणिक कथानकों को शामिल किया गया है। पुरुष प्रधान नृत्य होने के कारण स्त्री पात्र का नृत्य भी पुरुष करते हैं और इस तरह से यह मुख्यतः पुरुष नृत्य होता है, किंतु रागिनी देवी ने पुरुषों के एक अधिकार को तोड़ा है। इस नृत्य में नेत्र एवं भौहों का संचालन सबसे महत्वपूर्ण होता है और नृत्य में रामायण एवं महाभारत के प्रसंगों को दिखाया गया है। इस नृत्य में एक तरीके से देखा जाए तो इसमें 2 पात्र होते हैं, एक जो पाचा नायक होता है, दूसरा केटी यानी कि खलनायक होता है। इस नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा एवं लाल रंग होता है जो कि अलग अलग चरित्र का सूचक है।
हरा रंग जो है वह सद्गुण, ईश्वर और मर्यादा का प्रतीक है, और लाल रंग जो है वह पाप का सूचक होता है। तो हरा रंग किसका सूचक है? सद्गुण, ईश्वर और मर्यादा का, और लाल रंग पाप का सूचक है। यह नृत्य अच्छाई एवं बुराई के बीच चलने वाले संघर्ष को सूचित करता है, और यह नृत्य एक तांडव नृत्य का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो इस नृत्य की यह विशेषता है। अब आते हैं हमारा मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में, जो कि केरल का प्रमुख नृत्य है। यह महिलाएं इसका एकल प्रदर्शन करती है, और 19वीं सदी के त्रावणकोर के महाराजा स्वाति तिरुनल के काल में इस कला का विकास हुआ था। माना जाता है कि भस्मासुर वध के लिए विष्णुदास द्वारा मोहिनी रूप धारण करने की कथा इसका विकास हुआ है, और इसमें भरतनाट्यम एवं कथकली दोनों का अंश पाया जाता है, और भरतनाट्यम का लालित तो कथकली का वीरता भाव इसमें शामिल किया गया। मोहिनीअट्टम की जो प्रस्तुति होती है वह चोल केतु, वर्णम, पदम, तिल्लाना, कुमी और स्वर के रूप में होती है, और इस मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवन प्रदान करने में 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि स्वाति तिरुमल, राम वर्मा, बल्लल तोल, नारायण मेनन, जो कि केरल मंडपम संस्था के संस्थापक रहे हैं, और कला मंडपम कल्याणकुट्टी अम्मा द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम जिन्हें कहा गया है। तो इस नृत्य के पुनर्जीवन प्रदान करने में इनकी महती भूमिका रही है। अब आता है ओडिसी नृत्य के बारे में, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य ईसा पूर्व 2री शताब्दी में महरिश नामक एक संप्रदाय था, जो कि शिव मंदिरों में नृत्य करता था, और इसी में उड़ीसी नृत्य कला का विकास हुआ है। 12वीं शताब्दी में उड़ीसी नृत्य पर वैष्णववाद का व्यापक प्रभाव पड़ा। इस नृत्य में भगवान जगन्नाथ को मुख्य केंद्र बनाया गया और उनके प्रति भक्ति व्यक्त की गई। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य होता है, और इसमें धड़ संचालन, त्रिभंग, ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंद, जिसे जयदेव से ने लिखा हुआ है, के द्वारा लिया गया। अब आता है मणिपुरी नृत्य। एक तरीके से यह पूर्वी बंगाल और असम की नृत्य शैली है, जिसका पूर्वोत्तर भागों में प्रसार हुआ है। यह मणिपुर में विशेष रूप से लोकप्रिय होने के कारण इसे मणिपुरी नृत्य भी कहा गया है। इसमें भक्ति पर बल दिया गया है। इसमें नृत्य में आपका लास और तांडव दोनों ही रूपों का समावेश दिखाया गया है, जिसमें नृत्य की आत्मा ढोल है, और इसमें मुद्राओं की सीमित प्रयोग हुआ है। नर्तक घुंघरू नहीं बांधते, और यह सामूहिक नृत्य है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य से अत्यधिक प्रभावित थे, अतः वे एक दक्ष नर्तक को शिक्षक के रूप में शांति निकेतन लाए। तब से यह समस्त भारत में इसका प्रसार हुआ है, और इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र करताल, मंजीरा, 2 मुख वाला ढोल और मणिपुरी मृदंग जिसे कहा जाता है वह प्रमुख है। मणिपुरी नृत्य संबंधी नृत्य थंगता कहा जाता है, और यह महावीर महाराजा गंभीर से तांडव रूप की रचना चंद्र कीर्ति से और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे मणिपुरी नृत्य के विकास में महती भूमिका निभाई हुई है। गुरु नवकुमार, गुरु विपिन सेन झावेरी बहनें, जिनमें नयना, सुवर्णा, दर्शना, रंजना आदि ने इस नृत्य में प्रसिद्धि दिलाई है। यह पुंग चोलम, करताल चोलम, भंगता इस नृत्य के अनेक रूप है, जिसमें शीशों से जड़ा हुआ वस्त्र जिसे कामिल कहते हैं उसे पहनने की प्रथा भी रही हुई है। इस नृत्य को देखा जाए तो यह मणिपुर में सभी शैली के नृत्यों का प्राचीन आधार लाई हरुआ नृत्य भी है। इस तरीके से यह आता है। अब आता है कथक के बारे में, जो कि हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। कथक नृत्य, इस नृत्य में भारत का वह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृति से रहा। कथक का आशय कथास कहने से होता है, किंतु इसका नृत्य रूप तालबद्ध, पदछाप, विहंगम, चक्कर आदि के द्वारा पहचाना जाता है। कथक का जन्म भी मंदिरों में ही हुआ है, किंतु ईरानी और मुस्लिम प्रभाव से यह दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया है, और इस नृत्य शैली को संगीत के कई घरानों का समर्थन मिला है, जिसमें जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जिसमें रायगढ़ घराना जो है वह सबसे नया घराना आता है। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णिम गुण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यह कथक के बारे में। अब आता है हमारा नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य सत्रिया के बारे में, जो कि असम की 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्री मत शंकर देव ने मठों में अंकिया नाट के सह प्रदर्शन हेतु सत्रिय नृत्य विकसित किया। इस नृत्य को कई विधाओं में बांटा गया है, जिसमें अप्सरा नृत्य, बेहतर नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचोक नृत्य, रास नृत्य आदि आते हैं। सत्रिया नृत्य में शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है, जिसे बोल गीत कहते हैं।
इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया है। यह शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से मुख्य नर्तकों में मनीराम दत्ता, मोखतार, बापूराम बयन अलाई, इंदिरा पी बोरा, परमानंद बोरबयन, जतिन गोस्वामी, भयन मोटकर आदि आते हैं। अब आता है इसमें मतलब संक्षिप्त रूप, यहाँ पर आपके लोग शास्त्रीय नृत्य जो है वो फिनिश होते हैं। अब संक्षिप्त रूप में अब शास्त्रीय नृत्य और उनके भाव को जान लेते हैं कि किस शास्त्रीय नृत्य में कौन सा भाव प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें आते हैं भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु फेमस है, उसमें लास्य भाव को प्रदर्शित किया गया। कथकली केरल का है जिसमें तांडव भाव को, मणिपुर में लास्य तांडव को, उड़ीसी उड़ीसा को लास्य भाव को प्रदर्शित किया गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में लास्य भाव को, मोहिनीअट्टम केरल में लास्य भाव को, सत्रिय असम में लास्य भाव को और कथक उत्तर प्रदेश में तांडव लास्य दोनों को प्रदर्शित किया गया। तो इस तरीके से इनमें ये भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। अब आता है लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य के संदर्भ में देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों के लोक नृत्य जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कश्मीर घाटी का लोक नृत्य रऊफ है, हिक्कात कश्मीर का है, जाबरू लद्दाख का, भांगड़ा जो है वह पंजाब का है, गिद्धा जो है वह आपका पंजाब का आता है, गतका जो है पंजाब का है, थुलाल केरल का, कोथू केरल का है, नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश का, सिंधी छम जो है लाहौल स्पीति लद्दाख का, सुनतो नृत्य लाहौल स्पीति लद्दाख का, बूढ़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश का। फिर आता है गरबा जो है वह गुजरात का है, घूमर राजस्थान का, बिहू असम का, कालबेलिया राजस्थान का, रासलीला जो है वह उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन गोकुल का है, छऊ नृत्य बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल का है, तमाशा महाराष्ट्र का है, कठपुतली राजस्थान का नृत्य आता है, बांस नृत्य जो है वह मिजोरम का है, सरहुल जो है वह छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ जो ओराव जनजाति का से अंतर्गत आता है, मतलब कि इस जनजाति के द्वारा किया जाता है। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का, यक्षगान कर्नाटक का, फिर आता है नौटंकी उत्तर प्रदेश का, डांडिया गुजरात का, समाज केवा झारखंड बिहार का, फिर आता है सांग घोड़ी नाच हरियाणा का, कीर्तन पश्चिम बंगाल का, चैता बिहार का, विदेशिया बिहार उत्तर प्रदेश का, पड़वानी छत्तीसगढ़ का। ये प्रमुख लोक नृत्य आते हैं। अब आती हैं प्रमुख जनजातियाँ कौन सी जनजातियों से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जनजाति जैसे कि गोंड जनजाति जो कि उड़ीसा की है उसके द्वारा गोंडो नृत्य किया जाता है। गोंड जनजाति जो मध्य प्रदेश की है उसके द्वारा नवनारी चंद दिबाई गुंचू नृत्य किया जाता है। फिर आता है हो जनजाति जो कि छोटा नागपुर की है उसके द्वारा माधा नृत्य किया जाता है। ओराव जनजाति जो कि बिहार झारखंड की है उसके द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। बैगा जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की है उसके द्वारा सैला नृत्य किया जाता है। कोल जनजाति जो कि बिहार की है कर्मा नृत्य इसके द्वारा किया जाता है। मुरिया नृत्य जनजाति जो कि बस्तर की है उसके द्वारा चेरियन मार्च किया जाता है। फिर आता है रेंगमा जो कि नागालैंड की उसके द्वारा रेंगमा नृत्य होता है। कुकी एवं नगा जनजाति जिसके द्वारा बास नृत्य बम्बू नृत्य होता है। भील या मध्य भारत के द्वारा पाली नृत्य होता है। बैगा जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनजाति है वह बिलमा नृत्य उसके द्वारा होता है। करसन जनजाति जो कि गुजरात की उसके द्वारा बिसोन नृत्य होता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनजातियों में आती है सुआ नृत्य होता है। पेका जनजाति जो उड़ीसा की उसके द्वारा गरुड़ वाहन नृत्य होता है। और बिनछल या एवं खोड़ा जनजाति जो कि उड़ीसा के उसके द्वारा घुरमा नृत्य होता है। डांडरिया जो कि गोंड आंध्र प्रदेश की जनजाति है उसके द्वारा डांडरिया नृत्य किया जाता है। तो ये प्रमुख जनजातियां हैं जिनके द्वारा ये प्रमुख नृत्य किए जाते हैं। अब आता है लोकनाट्य की मंच क्षेत्र के बारे में कि कहाँ किस क्षेत्र में कौन सा लोकनाट्य का प्रदर्शन किया जाता है। आपका महाराष्ट्र में तमाशा का, जसीन जम्मू कश्मीर में, जात्रा बंगाल में। फिर आता है कृष्णाट्टम केरल में, थेयाम केरल में, रासलीला या नौटंकी उत्तर प्रदेश में, ख्याल राजस्थान में, दशावतार गोवा में होता है। सांग जो है वह हरियाणा में होता है। अंकिया नाट असम में, भवाई राजस्थान में, करयाल हिमाचल प्रदेश में, माछ मध्य प्रदेश में। फिर आता है जरात्रा गोवा में आयोजित किया जाता है। अब आता है नृत्य संबंधी ग्रंथ और उनके रचयिता के बारे में जान लेते हैं कि संगीत रत्नाकर कौन के जो ग्रंथ रहा है नृत्य संबंधी उसके रचयिता सारंग देव जिन्होंने 13वीं सदी में इसकी रचना की।
संगीतोपनिषद सुधा कलश रही हैं। दत्तिलम के दत्तिल मुनि, संगीत राज की राणा कुंभा, संगीत मीमांसा की राणा कुंभा, चुंगाए राग की मर्दान अली खां, संगीत मकरंद की नारद, गीत गोविंद के जयदेव जो 12वीं सदी में रहे, जहाँ संगीत चिंतामणि के आचार्य बृहस्पति, संगीत दामोदर के शुभंकर बिरचित और अभिनव लाल मंजरी के अप्पा तुलसी, मानसौलाद के सोमेश्वर और गोरक्ष विजय के विद्यापति, जिन्होंने 14वीं से 15वीं शताब्दी में इसकी रचना की हुई थी। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं इससे रिलेटेड। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय संगीत कला, जो कि आपके स्टार्टिंग में बताया गया था कि आपकी प्रदर्शनकारी कलाओं में नृत्य कला, संगीत कला, नाट्य कला और परंपरागत युद्ध एवं नृत्य शैलियाँ आती हैं, जिसमें जैसे कि आपका ये पहला टॉपिक फिनिश होता है नृत्य कला से, दूसरा टॉपिक आता है भारतीय संगीत कला के बारे में। भारतीय संगीत कला की जो एक तरीके से उत्पत्ति हुई वह सामवेद से मानी जाती है। भारतीय संगीत की अवधारणा में गायन, वादन और नृत्य अवश्य 3 अलग अलग विधाएं स्वीकार की गई हैं, लेकिन तीनों का मेल एक संगीत कहलाता है। तो कौन कौन सा का मेल, कौन सी मेल होता है इसमें? गायन, वादन और नृत्य तीनों का अलग अलग रूप विधाएं होती हैं। वैशी लयबद्ध ध्वनियाँ जिनमें भाव वहन की क्षमता होती है उसे संगीत का आधार होती है। संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, जिसमें 6 अध्यायों में संगीत पर चर्चा की गई है। नाट्यशास्त्र में 6 रागों जैसे कि राग भैरव, राग हिंडोल, राग कौशिक, राग दीपक, राग श्रीराग, राग मेघ का वर्णन मिलता है। भारतीय संगीत में 7 स्वर तय किए गए हैं, जिसमें सा षडज, रे ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा द्वैत, नी निनाद। वो कहते हैं ना सा रे गा मा पा धा नी सा, जिसमें सा का अर्थ होता है षडज, यानी कि इसमें सा यानी कि षडज और पा यानी कि पंचम को अचल माना गया है। मतलब कि जो आपका सा और पा है उसको अचल माना गया है, क्योंकि यह गाते समय ईश्वर जो होते हैं वह अपने स्थान से आगे पीछे नहीं होते हैं। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस तरीके से आपका सा और जो पा है वो जो ऐसे है जिसमें इनका क्रम एक दूसरे में चेंज नहीं होता है। अब आता है आपके नेक्स्ट में इसी में अंतर्गत आता है और जो गाते समय और जो अन्य स्वर जो होते हैं वह आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये सारे गामा पा धी निशा में है। तो आपका सा यानी कि षडज, पा मतलब कि पंचम, ये आपका चेंज नहीं होता है, मतलब कि अचल रहता है। इसमें रे यानी कि ऋषभ, गा मतलब कि गांधार, मा मतलब कि मध्यम, धा यानी कि द्वैत और नी मतलब निनाद। ये जो है एक दूसरे में इनका क्रम परिवर्तित होने को देखने को मिलता है। आपने नोटिस भी किया होगा जब आप इस तरीके के वाक्यांश को सुनते होंगे या इस तरीके के राग या गीतों को सुनते हैं। फिर आता है रागों को देखा जाए तो राग होते क्या है। राग एक तरीके से स्वर का एक साथ मिलाकर उच्चारित करना राग कहलाता है। मतलब कि स्वरों को एक साथ उच्चारित करना एक राग है। राग 3 तरीके से प्रयुक्त होते हैं, जिनमें आपके ओढ़व राग जिसमें 5 स्वर प्रयुक्त होते हैं, साढ़व राग जिसमें 6 स्वर प्रयुक्त होते हैं और संपूर्ण राग जिसमें 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपके सा रे गा मा पा धा नी सा जो है 7 स्वर हैं। इन स्वरों के संदर्भ में दिखाया गया है कि जहाँ पर स्वरों का जिस तरीके से मेल होता है, जिसमें किस तरीके का स्वर का सम्मिलित किया गया है, कितने स्वर का एक सम्मिलित रूप है, वह राग होता है। राग जो है वह 3 तरीके से है, ओढ़व, साढ़व तथा संपूर्ण। पहले के अंतर्गत 5 स्वर आते हैं, श्रावणों के अंतर्गत 6 और संपूर्ण में 7 आते हैं। तो इस तरीके से ये 3 तरीके के राग होते हैं। अब आता है ध्रुपद के बारे में। ध्रुपद जो देखी जाए तो एक तरीके से प्राचीनतम शैली है, गायन की एक प्राचीनतम शैली है और इसका विकास 15वीं और 16वीं सदी में ग्वालियर के राजा मानसिंह के समय हुआ था और इस समय मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल हुआ करता था। ध्रुपद गायन में भक्ति का तत्व शामिल है, जिसमें सुर और ताल का सुंदर समन्वय मिलता है, जिसमें आलाप स्वरों को क्रमशः बढ़त को दर्शाता है। स्वरों की गति बढ़ती जाती है। इसमें प्रमुख गायक ग्वालियर नरेश, मानसिंह, तानसेन और बैजू बावरा थे, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है ख्याल गायकी, जो कि स्वरों की मुक्त उड़ान को सूचित करता है। ध्रुपद गायन में स्वर विस्तार व कल्पना की छूट नहीं थी और ध्रुपद की इसी जकड़बंदी में प्रतिक्रिया स्वरूप ख्याल शैली का जन्म हुआ है। इस ख्याल में बंधी बधाई,
में चौखट को तोड़ दिया है। ख्याल गायकी के विकास में अमीर खुसरो तथा जौनपुर के सरकी वंश को जोड़ा जाता है। इस तरह ख्याल गायन भी भारतीय संगीत का प्रतिनिधि स्वर माना जाता है। ख्याल गायकों में अपनी विशिष्ट शैलियों, अपने गुरु परंपराओं, स्थान विशेष में बंद कर सीखने के कारण अपनी गायकी को एक विशिष्ट घराने की मान्यता दिलाई हुई है। प्रमुख घरानों की बात की जाए तो इसमें आता है ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, जयपुर घराना होता है, तो ये प्रमुख घराने आते हैं। अब आता है ठुमरी के बारे में कि ठुमरी ने संगीत की काव्यम अनुभूतियों को सरस बनाया। इसमें रागों के कठोरतम बंधन से मुक्त किया है। ख्याल की गंभीरता को कम करने के लिए ठुमरी का विकास हुआ है। लखनऊ में से ठुमरी का विकास माना जाता है। उस्ताद सादिक अली खान ने इन्हें जनक माना है। अवध का कथक नृत्य ठुमरी गायन से विशेष रूप से संबंधित है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह इसके प्रमुख संरक्षणकर्ता रहे हैं। अब आती है कर्नाटक शैली, जो कि मुख्यतः दक्षिण भारत की यानी कि आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की का प्रभाव नहीं है। इस तरह की शैली में 1484 ईस्वी में पुरंदर दास ने कर्नाटक संगीत को पुनर्गठित एवं व्यवस्थित किया, जो आज तक यथावत है। इसलिए इसे कर्नाटक संगीत का पितामह भी कहा जाता है। बेकंड स्वामी द्वारा शुरू की गई 72 मलाकर्त परियोजना संगीत कर्नाटक संगीत में सुगंधर रागों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया है और 1750 से 1850 ईस्वी में तिरुवरुर में संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार, श्याम शास्त्री ने कर्नाटक संगीत को कलात्मक उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचा दिया है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में विभिन्न शैलियाँ शामिल हैं, जिसमें गीतम, सुलादी, जाति स्वरम, स्वराजाति, वर्णम, कीर्तिनम, पद जवाली, तिल्लाना, पल्लवरम और तनम आती हैं। त्रावणकोर के राजा स्वाति पेरुमल ने कर्नाटक संगीत को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया और साथ ही उन्होंने कई कृतियों, वर्णम, पद्मों और जावलियों की रचना की हुई है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है विभिन्न राग और गाए जाने वाले समय या ऋतु के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। राग दरबारी कब गाया जाता है या देर रात में गाया जाता है? राग भैरवी प्रातःकाल में, राग यमन शाम के वक्त में, राग बिहाग रात्रि के द्वितीय पहर में, राग बिलावन देर सुबह, राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में, राग देश रात्रि के द्वितीय पहर में, राग बागश्री रात्रि में किसी भी समय। फिर आता है राग मेघ वर्षा ऋतु में, जो कि देर रात बाग अगले सुबह में, राग हिंडोल बसंत ऋतु में, राग काफी फाल्गुन माह में रात्रि में, राग दीपक दीपक प्रज्वलित करते समय, राग मालकोश शीत ऋतु में मध्य रात्रि में, राग श्री शरद ऋतु में, राग मल्हार सूर मल्हार वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। तो ये प्रमुख राग हैं जो कि विभिन्न टाइम पर गाए जाते हैं। अब आता है विविध पारंपरिक नाट्य शैलियों के बारे में, जिसमें आती है भांड प्रथा। यह शैली जो है वह कश्मीर की पारंपरिक नाट्य शैली है, जिसमें नृत्य, संगीत, नाट्य कला एवं हास्य का अनूठा संगम दिखाई देता है। भांड मूलतः कृषक वर्ग से आते हैं, इसलिए इस नाट्य कला को कृषि संवेदना पर गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। फिर आता है स्वांग, जो कि हरियाणा का लोकप्रिय लोक नाट्य है, जिसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों पर आधारित है। स्वांग की दो शैलियाँ हैं, जो कि रोहितक तथा हाथरस मूल लेखनी है। इसमें रोहितक शैली में हरियाणवी या बंगरू भाषा का तथा हाथरस शैली में ब्रज भाषा की प्रधानता देखने को मिलती है। फिर आती है नौटंकी, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध संगीतमय लोकनाट्य है, जिसमें प्रायः दोहा, चौबोला, छप्पय, बहर ए तबील छंदों का प्रयोग किया जाता है। और नौटंकी और स्वांग में अंतर यह है कि स्वांग के विषय धार्मिक होते हैं, जबकि नौटंकी के विषय प्रेम और वीरता की कहानियों पर आधारित होते हैं, जैसे सुल्ताना डाकू, आला उदल, लैला मजनू, महाराणा प्रताप, कानपुर की गुलाब बाई ने नौटंकी में नई कीर्तिमान स्थापित किए हुए। रासलीला के बारे में, जो कि भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोकनाट्य है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, गोकुल आदि क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि रासलीला संबंधी नाटक सर्वप्रथम नंददास द्वारा रचित हुए। इसमें गद्य, संवाद, गेय पद, लीला दृश्यों का उचित योग देखने को मिलता है। इसमें तत्सम के बदले तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। फिर आता है भवाई नृत्य, जो कि गुजरात और राजस्थान की पारंपरिक नाट्य शैली। इसका विशेष स्थान कच्छ काठियावाड़ में माना जाता है। भवाई में भक्ति और रोमानियत का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। कथक नृत्य पारंपरिक नाट्य का आधार है, जिसका अच्छा उपयोग भवाई में देखने को मिलता है।
अब आता है जात्रा, जो कि उड़ीसा एवं बंगाल का लोक नाट्य परंपरा है, जिसमें 16वीं सदी के वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में पुनर्गठित किया गया हुआ है। फिर आता है माच, जो कि मध्य प्रदेश का पारंपरिक नाट्य है। माच शब्द मंच और खेल दोनों अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। माच में पद्य की अधिकता होती है, जिसका मंचन होली के त्यौहार पर किया जाता है, और माच के संवादों को बोल, छंद, योजना या वर्णक कहते हैं। इसकी धुनों को रंगत के नाम से जाना जाता है। भावना नृत्य, जो कि असम के अंक्य नाट्य की प्रस्तुति होती है। इस शैली में असम, बंगाल, उड़ीसा, वृंदावन, मथुरा आदि सांस्कृतिक की झलक मिलती है। इसका सूत्रधार 2 भाषाओं में प्रकट करता है, जिसमें पहले संस्कृत, बाद में ब्रज बोली अथवा असमिया होती है। अब आता है तमाशा, जो कि है महाराष्ट्र की पारंपरिक नाट्य शैली है। तमाशा लोक नाट्य में नृत्य क्रिया की प्रमुख अपादिका स्त्री कलाकार होती है, जिसे मुश्की कहा जाता है। अपने परिमार्जित रूप में यह पेशवा काल में विकसित हुई है। सामान्य जनजीवन में सामाजिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुतिकरण होता है, और इस लोकनाट्य में शास्त्रीय संगीत और लावड़ी नृत्य को भी समावेशित किया गया है। अब आता है दशावतार नृत्य, जो कि कोंकण व गोवा क्षेत्र का अत्यंत विकसित नाट्य है। प्रस्तुता पालन व सृजन के नेवता भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्रस्तुत करता है। यह शैलीगत साज श्रृंगार से परे दशावतार का प्रदर्शन करने वाले कलाकार लकड़ी व पेपर मेशे का मुखौटा पहनते हैं। कृष्णाट्यम, जो कि केरल का लोकनाट्य है, जो 7वीं शताब्दी के मध्य में कालीकट के महाराज मनबेदा के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। यह 8 नाटकों, जिसमें अवतारम, कालियामर्दन, रास क्रीड़ा, कंसवर्धम, स्वयंवरणम, वाण युद्धम, विविध विधम, स्वर्गारोहण का श्रृंखलाबद्ध आयोजन है, जो लोक नाट्य भगवान कृष्ण के जीवन वृत्त पर आधारित है। तो ये आपके लोक नाट्य हैं। अब आता है मुट्टी इट्टम, जो कि केरल का लोक नाट्य है। यह आता है वृश्चिकम, यानी कि नवंबर-दिसंबर माह में काली मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें गहरे साज श्रृंगार का आधार 7 चरित्रों को निरूपण करता है। कुटियाट्टम, जो कि संगीत नाटकों की परंपरा पर आधारित है, जो केरल का सर्वाधिक प्राचीन लोक नाट्य है, जिसमें विभिन्न पात्र हैं। चाक्यार यानी अभिनेता, नाम्ब्यार यानी वादक, नांग्यार स्त्री पात्र, सूत्रधार और विदूषक होते हैं। इनमें सिर्फ विदूषक को ही बोलने की स्वतंत्रता है, और हस्त मुद्राओं तथा नयन संचालन पर बल देने के कारण नृत्य और नाट्य रूप विशिष्ट बन जाता है। लोक नाटक और उनके रिलेटेड राज्यों के बारे में और अन्य लोक नाटक हैं, जैसे कि विदापत बिहार का, दासकठिया उड़ीसा का, पाला उड़ीसा का, ख्याल राजस्थान का, सरम्मत जो है बीकानेर राजस्थान का, भंडेती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का। फिर आता है अंक्यनाट असम का, नुआला चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश का, करियाला हिमाचल प्रदेश का, जसिन कश्मीर का, गौटी मेवाड़ या राजस्थान का, और करवंजी तमिलनाडु का आता है। अब आता है यक्षगान, जो कि मिथकीय कथाओं, पुराणों, रामायण, महाभारत आधारित कर्नाटक की पारंपरिक नाट्य रूप है। तिरुकुत जो है वह तमिलनाडु का नृत्य एवं संगीत से युक्त नुक्कड़ नाटक है, जिसके सूत्रधार का काम एक विशेष पात्र काटी कारण करता है। तेरुकुट्टू की विस्तृत विषय वस्तु के रूप में मूलतः द्रौपदी के जीवन चरित्र से संबंधित 8 नाटकों का एक चक्र होता है, जिसमें संतान की प्राप्ति, अच्छी फसल हेतु द्रौपदी और मरेपन की आराधना की जाती है। अब आता है यहाँ पर आपकी जो भी नाट्य शैली थी वो फिनिश होती है। आपका नृत्य कला, संगीत कला और नाट्य कला इसमें फिनिश होता है। अब आता है इसका 4th टॉपिक, भारतीय युद्ध कला और परंपरागत खेल के बारे में। यह जो युद्ध कला है वह किसी शारीरिक हमले से बचाव के लिए प्रशिक्षण की परंपरा होती है, कि जब कोई हमला हो रहा है तो उस तरीके से एक बचाव की जो शैली अपनाई जाती है वह एक युद्ध कला शैली के अंतर्गत आती है। यह भारत में बहुत पहले से विद्यमान रही है। जब कुछ प्रसिद्ध भारतीय युद्ध कलाओं का परिचय देखें तो इस प्रकार है, जैसे कि कलारी पट्टू। यह केरल की स्थित दुनिया भर में मार्शल आर्ट का सबसे प्राचीनतम व वैज्ञानिक स्थल है, कलारी पट्टू। यह युद्ध कला का प्रशिक्षण कलारियाती नामक स्कूल में दिया जाता है, और यह कलारी के प्रारंभिक प्रशिक्षण में देसी चिकित्सा विधियों को शामिल किया जाता है। इससे जुड़ी प्रशिक्षक मीनाक्षी अम्मा को वर्ष 2017 में पद्मश्री प्रदान किया गया है। अब आता है सिलाम्बम, जो कि एक तमिलनाडु की प्रचलित लाठी वाली युद्ध कला है, जहाँ पर पांड्य शासकों ने इस कला को प्रश्रय दिया, और तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारिकम में भी इसका उल्लेख है। जब इसे शस्त्रों के खेलते हैं तो इसे कुट्टू बरिशई कहा जाता है।
अब आता है अन्य प्रमुख कलाएं, युद्ध कलाएं एवं राज्य के बारे में, जैसे कि छिबी गद्दा जो है वह मणिपुर की है, मर्दानी खेल महाराष्ट्र की, फिर आती है परी कदा ये पश्चिम बंगाल की, कथी सामू आंध्र प्रदेश की, पाई का अखाड़ा उड़ीसा की आती है। इस तरीके से ये विभिन्न राज्यों की युद्ध कलाएं हैं। अब आता है थांगटा और सरित सारिका जो कि मणिपुर की प्राचीन युद्ध कलाएं हैं, जिनका संबंध धार्मिक अनुष्ठान एवं नृत्य से भी रहा है। मणिपुरी भाषा में थांग का आशय तलवार से है तथा ता का आशय बर्छी से होता है। थांगटा ह्यूरोन लालोंग भी कहा जाता है और इसका प्रचलन मणिपुर के मैती समुदाय में ज़्यादा है और सरित साराक में हथियारों का प्रयोग नहीं होता है। अब आता है ठोड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला है, जिसमें धनुष बाण का प्रयोग किया जाता है। यह बैसाखी और अन्य शुभ अवसरों पर होने वाले इस कौशल प्रदर्शन को कौरवों और पांडवों की तर्ज पर खेला जाता है। गतका जो कि युद्ध कला का प्रचलन सिख समुदाय और पंजाब में है और इसका अभ्यास बतौर खेल एवं अनुष्ठान दोनों में होता है। तो इस तरीके की युद्ध कलाएं हैं जो कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से होती हैं। अब आते हैं प्रमुख खेलों के बारे में। खेल के संदर्भ में देखा जाए तो असौल आप और असौल ताले आप यह जो है वह निकोबारी जनजाति के बीच प्रचलित यह खेल नौका दौड़ और रेत पर दौड़ से संबंधित है। किरिप सालदू जो कि निकोबार में होने वाली परंपरागत कुश्ती है। धोपा खेल जो कि असम की लोकप्रिय खेल है जो बसंत ऋतु में बिशु में खेली जाती है। बल्लम करी जो कि केरल की प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ है जो कि ओणम के दिन आयोजित होती है। हियांग तनाबा जो कि मणिपुर की नौका दौड़ है जो लाई हराओबा उत्सव में आयोजित होती है। लामजुई जो कि मणिपुर की वार्षिक दौड़ है। इनसुक कनावर मिजोरम का लोकप्रिय खेल है। जलीकट्टू तमिलनाडु के पोंगल पर्व पर बैल को नियंत्रित करने वाला खेल जिसे मंजू बिरट्टू भी कहते हैं। और वर्ष 2014 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू खेल को बैल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था, किंतु वहाँ की जनता और सरकार की मांग केंद्र सरकार ने अपील की और अंतरिम आदेश पर यह खेल 2017 में पुनः प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पर ये आपका जो टॉपिक था भारतीय प्रदर्शन कलाएं, भारतीय इस आर्ट एंड कल्चर के कला एवं संस्कृति के संदर्भ में ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका मिसलेनियस टॉपिक होगा जिसमें आपके जितने भी टॉपिक होंगे वो आर्ट एंड कल्चर के उसमें फिनिश हो जाएंगे। जब आपका आर्ट एंड कल्चर का फिनिश होता है तो फिर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा उसको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF प्राप्त होगी।